मैं कहता हूँ गिरा के मैं रेट बताता हूँ, मैं इसलिए गिरा के बता रहा हूँ ताकि कोई बहुत बड़े बड़े वो ख्वाब ना इकट्ठे कर ले। 50,000 रुपये का एक बच्चा, ठीक है, वो 10 बच्चे देता है, वो देखें कहाँ जाती है बात। एवरेजली एक पेयर 5 क्लच करता है विद द हेल्प ऑफ फॉस्टर स्पेयर। और ये थोड़ा सा इजी है, इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग क्यों है कि इसके अंदर म्यूटेशंस की और कलर की वेरिएशन बहुत है। और दौड़ लगवाने के लिए आपको थोड़ा फ्यूल ज़्यादा डालना पड़ता है, उनको विटामिन्स देंगे, उनको पूरा रखेंगे, वो परफॉर्म अच्छा करते रहेंगे। अर्निंग अच्छी है, आप अपने जो रनिंग एक्सपेंसेस हैं वो उठा सकते हैं, आप अपने बर्ड रूम का एक्सपेंस उठा सकते हैं, आप अपने घर का एक्सपेंस उठा सकते हैं। नेस्टिंग डालते हैं, वो नेस्टिंग उन दोनों मेल फीमेल को ट्रिगर करती है, उनके हार्मोन जो होते हैं ब्रीडिंग हार्मोन्स उनको ट्रिगर करती है। कंस्ट्रेंट नहीं है कि जी इतने बजट से हैं। बेशक आप 2 पेयर से शुरू कर लें, एक कमर्शियल क्रीमिनो एल्बाइनो के पेयर से शुरू कर लें। हम लोगों ने 2012 से अगर शुरू किया तो अब आके उसमें से अर्निंग करनी शुरू की है। तो एक बंदा जो कल आता है या पिछले साल आता है और वो एक्सपेक्ट करता है कि मैं उतनी अमाउंट अर्न करके बाहर आ जाऊँ, वो कैसे पॉसिबल है? अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहम्मद अरफान एग्रीकल्चरस। आज हम आए लाहौर में आपको विजिट करवाने के लिए फौजल अजीम भाई का बर्ड का सेटअप। फौजल अजीम भाई को माशाल्लाह सारे जानते हैं, माशाल्लाह से एक फेमस एग्रीकल्चरस है पाकिस्तान के। इनका माशाल्लाह से 10 साल का एक्सपीरियंस हो गया, पिछले 10 साल से लवबर्ड्स को ब्रीड करवा रहे हैं। आए फौजल अजीम भाई से बात करते हैं, जानते हैं इनकी जर्नी के बारे में। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम अरमान भाई। अजीम भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अजीम भाई सबसे पहले ये बताएं कि आप किस तरह एग्रीकल्चर की फील्ड में आए हैं? अच्छा, ये एग्रीकल्चर की फील्ड में ना, वो लोग कहते हैं ना, मुझे बचपन से शौक था, मुझे नहीं था, लेकिन एक्सीडेंटली आ गया था। मैं एक दिन वैसे ही बेगम बच्चे के साथ विज़िट कर रहा था एक शॉप पे, तो उधर एक टेम्ड कॉकटू पड़ा हुआ था, और दैट वाज द फर्स्ट डे। वो आज भी मेरी बेगम कहती है कि मैं उस दुकान पे ना जाती तो शुरू ना होता काम। तो इस तरह आया था, और देन बड़े बर्ड में, एंड देन फिर लव बर्ड, और फिर लव बर्ड वो शुरू होते उसने बड़े बर्ड को स्क्वीज़ कर दिया होता है। और स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट कितनी की थी अजीम भाई आपने? देखिए, इसमें ना इन्वेस्टमेंट जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी ना, जब स्पेसिफिकली एल्बाइनो लैटिनो से हट के जब म्यूटेशंस वगैरह में आया था, वो वाज अराउंड 15 से 17 लाख रुपये। तो वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट ये थी। ओके, तो अजीम भाई एक बंदा स्टार्टअप ले रहा है तो परचेजिंग किस एज के बर्ड की परचेजिंग करे वो, या हमें नॉर्मली अपने सेटअप के लिए बर्ड परचेज कर रहे हैं तो किस एज का बेस्ट परचेजिंग करने के लिए रहता है? देखिए, इसमें ना मेन चीज़ है कि बर्ड कौन सा परचेज़ करें। एज डजेंट मैटर बेसिकली। मैंने जब तक जितनी दफ़ा भी बाइंग की है वो चिक्स की थी, जो सेल्फ होते थे, लाइक 4-8 महीने का हो गया वो परचेज़ कर लिए। बट एक बड़ा, अगर आपको अच्छी लाइन से और अच्छा बर्ड मिल रहा है, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि पॉइंट आप ना लें और बच्चों के पीछे भागें, तो वो इसलिए एज स्पेसिफिक कुछ नहीं है। मैं बर्ड के हवाले से देखता था कि किस क्वालिटी में है बर्ड, क्या चीज़ है, किस लाइन से आ रहा है, वो परचेज़ कर लेता हूँ। अजीम भाई आपका क्या एक्सपीरियंस है, क्या हमें मार्केट से बर्ड्स परचेज करने चाहिए? ब्रीडर से करना चाहिए, मार्केट से नहीं। मैं देखें मैं फॉर एग्जांपल, अगर एक ब्रीडर 40,000 रुपये का बर्ड दे रहा है, मार्केट वही बर्ड 30,000 रुपये का दे रही होगी। आप 10,000 रुपये बचाने के पीछे इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहे हैं? आप अपने पूरे बर्ड रूम को रिस्क पे क्यों डाल रहे हैं? तो मैं आई एम नॉट एक्चुअली इन अ फेवर के मार्केट से बर्ड परचेज करें। ब्रीडर मौजूद है, बड़े बड़े ब्रीडर मौजूद हैं, बेतहाशा ब्रीडर है, नए छोटे बड़े हर कोई है। आप उनसे क्यों नहीं परचेज करते? मार्केट क्यों जा रहे हैं परचेज करने? क्या होगा? तो अजीम भाई बर्ड्स की केयर पे तकरीबन कितना खर्चा आ जाता है? अगर हमारे पास 100 पेयर है तो उसके दाने, विटामिन्स वगैरह पे एवरेज कितना एक्सपेंस आ जाता है? देखें, लाइक रफली अगर मैं कहूँ तो अगर 125 से 150 के करीब का पेयर है तो आपका कोई रफली आई वुड से कि कोई 250 किलो तो आपका दाना लगेगा 30-40 दिन का मैक्स। तो वो आजकल जो रेट चल रहे हैं ना, वो चला जाता है कोई तकरीबन 35 के पास तकरीबन 35, और प्लस वाइटमिन्स एंड प्रोबायोटिक्स और ये सारी चीज़ें मिला के थोड़ा सा एक्सपेंस हो जाता है। बट
चलो आपको उसके बदले आता भी तो है ना, डेफिनेटली। इसलिए जाते हुए पता नहीं लगता। तो अजीम भाई आपका क्या एक्सपीरियंस है कि जो विटामिन वगैरह आर्टिफिशियल इस्तेमाल करना चाहिए कि हमें मोस्टली नेचुरल डाइट पे ही बर्ड्स को रखें? अच्छा, नेचुरल डाइट पे रखना है, ये इट डिपेंड्स कि आपने किस नीयत से की है। देखिए, अगर आप इसको एज अ हॉबी लेके चल रहे हैं तो नेचुरल डाइट पे चलें, साल में 1 क्लच या 2 क्लच लें और सुकून से बैठें। लेकिन हमने असल में बर्ड से ओवर टाइम करवाना है, उनकी दौड़ें लगवानी होती हैं। तो देखें, ये क्योंकि हम माने या ना माने, लोग इसको अच्छा समझें बुरा समझें, दिस इज़ अ कॉटेज इंडस्ट्री नाउ। डेफिनेटली। ठीक है, जितनी प्रमोशन इसकी हो चुकी, ये कॉटेज इंडस्ट्री बन चुकी हुई है। हम मानने ना मानने से कुछ नहीं होता। तो जब ये इंडस्ट्री बन ही गई है तो आप फिर थोड़ी सी दौड़ लगवा लें उनकी, और दौड़ लगवाने के लिए आपको थोड़ा फ्यूल ज़्यादा डालना पड़ता है। उनको विटामिन्स देंगे, उनको पूरा रखेंगे, वो परफॉर्म अच्छा करते रहेंगे। तो अजीम भाई, एक बंदा है उसे शौक वगैरह नहीं है बर्ड्स का, सिर्फ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहा है कि वो सक्सेस ले सकता है, उसको ना सबसे पहले ये सोचना है कि उसमें हिम्मत है। उसमें मैं फिर बताऊं, बर्ड रखना ऐसा ही कोई काम नहीं है, ये हिम्मत वाला काम है और हौसले वाला काम है। ये आप कहें कि मैं आज लाख रुपए निकालूं, अगले साल 2 लाख रुपए बाहर निकालूं, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सारे मतलब जो पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन है उन्हीं में चलता है, ऐसे नहीं होता। बर्ड रखने के शौक़ में अगर आप आ रहे हैं ना, तो आप इससे कुछ ना कुछ तो बेनिफिट लेंगे। ऑब्वियसली आपने एक अपनी एवरी को या एक आपने अपने अपने बर्ड के फ्लॉक को अपग्रेड तो करना है। अपग्रेड कहाँ से करेंगे? हर दफ़ा अपने पॉकेट से पैसा निकालेंगे और लगाएंगे। तो जो आपके पास फ्लॉक डेवलप हो रहा है उसमें से कुछ आप निकालें, कुछ लगा के अपग्रेड कर लें। दिस इज़ द बेस्ट चॉइस। तो अजीम भाई, लगभग साल में कितने क्लच करते हैं? क्लच में तकरीबन कितनी एवरेज आ जाती है इनकी? अच्छा, ये डिपेंड करता है ब्रीडर टू ब्रीडर। ठीक है, 9 भी करते हैं, 8 भी करते हैं, 4 भी करते हैं। एवरेजली इन माय बर्ड रूम एवरेजली एक पेयर 5 क्लच करता है विद द हेल्प ऑफ फॉस्टर पेरेंट्स। वो उनकी हेल्प से 5 से 6 क्लच कर लेता है। और एवरेज कितनी आ रही होती है? एवरेजेस अगर मैं रियलिस्टिकली बात करूं, 4 रियलिस्टिकली, लाइक उसमें 5-6 की भी एवरेज होती है, बट अगर आप ओवरऑल एवरेज पूछें दैट इज़ 4। तो अर्निंग वगैरह कितनी कर सकते हैं लैब बर्ड फार्मिंग से हम? ये आपने वो वाला क्वेश्चन पूछा कि FBR पीछे लगा। अर्निंग वाला बस ये है कि अच्छी है, अर्निंग अच्छी है। आप अपने जो रनिंग एक्सपेंसेस हैं वो उठा सकते हैं, आप अपने बर्ड रूम का एक्सपेंस उठा सकते हैं, आप अपने घर का एक्सपेंस उठा सकते हैं। कीपिंग इन माइंड, अगर अक्लमंदी से चलें तो, अगर आप बस के दुनिया लो वो कमर्शियल के पीछे भाग गई, क्रीमिनो अल्बाइनो और मैं सारा उसके पीछे भाग जाऊँ, ऐसे गेम नहीं होती है। आपको थोड़ा सा मिक्स एंड मैच करना पड़ता है, लेकिन थोड़ा सा अक्लमंदी से चलेंगे आप ये सारा काम कर सकते हैं और अच्छे अर्न कर सकते हैं। तो अजीम भाई, लव बर्ड के साथ हम और कौन से बर्ड्स की हॉबी कर सकते हैं या रख सकते हैं? अच्छा, इसमें ना मैंने ये जो बड़े अलेक्जेंड्रियंस वगैरह, इनके साथ मैंने लव बर्ड शुरू किया था और अल्टीमेटली मुझे नहीं मज़ा आया। मैंने उसको स्क्वीज़ करते करते अलेक्जेंड्रियन, सनकनोर वो सारे बंद कर दिए और लव बर्ड को एक्सपैंड कर दिया। देखें, बड़े बर्ड शौकिया रखना है तो वो शौकिया, बिकॉज वो शौकिया ही चल सकता है। बड़े बर्ड को आप जिस तरह हम लव बर्ड्स को कर लेते हैं ना, खींच खांच के 5-6 क्लचेस पे ले जाते हैं, उसको बड़े को नहीं ले जा सकते आप। बड़े ने साल में 2 या 1 क्लच ही करने हैं और दैट्स इट, कहानी ख़त्म। उसकी एक फ़िक्स मार्केट प्राइस है जो कि 6,000 या 6,500, आप उससे एक्सटेंड भी नहीं कर सकते उसको। तो मेरा ख्याल से बड़े को आप शौकिया रखना चाहे रखें, बट इस माइंडसेट से ना आए कि आप इससे अर्न करेंगे अनटिल आप फार्मिंग लेवल पे नहीं जाते। तो अजीम भाई, लव बर्ड फार्मिंग माशाल्लाह से बड़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है, क्या रीज़न का समझते हैं आप इसकी रीज़न देखें, किसी भी बिज़नेस का जो ग्रो वो रेशो बड़ी जल्दी चलती है ना, वो सिर्फ ये होती है कि उसका जो रिटर्न होता है ना, उसका रिटर्न इन वैल्यू ऑफ अमाउंट एंड पैसे, वो इसमें तेज़ हो जाता है। वही अभी मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि रा या सनकनोर्स वगैरह 2 क्लच करेंगे, 8 बच्चे लगा लेते हैं। मैं कहता हूँ 10 बच्चे लगा लेते हैं, 13,000 रुपये का एक बच्चा है। आप 10 बच्चों का लगा लें, कितना बन जाता है? ठीक है, अब आप लव बर्ड के एक पेल फैलो के पेयर का आ जाए,
रफ अमाउंट, लाइक बिल्कुल मैं कहता हूँ गिरा के मैं रेट बताता हूँ। मैं इसलिए गिरा के बता रहा हूँ ताकि कोई बहुत बड़े बड़े वो ख्वाब ना इकट्ठे कर ले। 50,000 रुपये का एक बच्चा, ठीक है, वो 10 बच्चे देता है, वो देखें कहाँ जाती है बात। बिल्कुल। तो वो एक बड़ा मेजर डिफरेंस है। तो ये मैं तो यही कहूँगा कि ये आप करें, इसको लबर्ड में आए। और ये थोड़ा सा इजी है, इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग क्यों है कि इसके अंदर म्यूटेशंस की और कलर की वेरिएशन बहुत है। तो आपको एक सरप्राइज रहता है कि मैं इसको लगा रहा हूँ तो अब कैसे निकलेगा, इसमें से चीज़ क्या निकलेगी, वो एक सरप्राइज सा रहता है। तो ज़ीम भाई, आपके मुताबिक अब एग्रीकल्चर की फील्ड में कौन सी कमी जिन्हें हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है? देखिए, कमियां बहुत सी हैं, नथिंग इज़ परफेक्ट। कमियों में सबसे बड़ी बात, इसको ना पोर्ट्रे जो किया गया ना, वो थोड़ा सा इसकी प्रोजेक्शन गलत दी गई है कि ये इस तरह की चीज़ है कि आज आपने लगाए, कल आपने डबल अमाउंट बाहर निकाल दी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इसमें ना हम लोग, मैं हो गया, कुछ और भाई हो गए जो इस तरह से कर रहे हैं, कुछ अर्निंग कर रहे हैं। हम लोगों ने 2012 से अगर शुरू किया तो अब आके उसमें से अर्निंग करनी शुरू की है। तो एक बंदा जो कल आता है या पिछले साल आता है और वो एक्सपेक्ट करता है कि मैं उतनी अमाउंट अर्न करके बाहर आ जाऊँ, वो कैसे पॉसिबल है? हम लोगों ने तो 8-8 साल मारे खाई है ना, वो होल्ड किया है, उसमें हम लोगों ने इन्वेस्ट किया है, रिस्क लिए हैं, वो आप भी लें, आए बिस्मिल्लाह। तो ज़ीम भाई कहते हैं कि लबर्ड शॉर्ट टर्म बिजनेस है, ट्रेंडिंग पे जाएगा, ट्रेंडिंग गिर जाएगी एक दिन, क्या कहते हैं इसके वर्ड? मैं बड़ा पुराना सुनता 2012 से सुन रहा हूँ कि ये गिर जाएगा, एल्बाइनो नहीं बिक रहा। और ये मुझे आज आप बताएं कि एल्बाइनो ढूंढने निकले, मुझे बताएं, पूरा कर लेंगे, आपको मिल जाएगा एल्बाइनो वाकई नहीं आजकल मिल रहा। क्रीमिनो मिल जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि आप सिंपल सा ना प्योर फिशरी में लटीनो ढूंढने निकले, मुझे वो ढूंढ के दिखाए ना। तो ये शॉर्ट टर्म कैसे हो जाती है मुझे नहीं पता। ये जो ट्रेंडिंग है ना शॉर्ट टर्म वाली, ये कभी कभी फेसबुक पे चलती है, फिर ठप हो जाती है, फिर इसी तरह चलता है, वो ऐसी कोई ट्रेंड नहीं है। अजीम भाई, एक बर्ड फर्स्ट टाइम ब्रीड कर रहा है, फिर उसमें फर्स्ट टाइमिंग क्या क्या इशू आते हैं उसे? देखिए, फर्स्ट टाइम में ना ये मैं आपको आंसर दूंगा उस हिसाब से जो आपके व्यूअर्स सुन रहे हैं ना, वो उनके, ताकि माइंड पक्का रहे कि इस चीज़ के साथ आए। देखिए, फर्स्ट टाइम एक जो यंग पेयर आप लगाते हैं, सबसे बड़ा चैलेंज आपको जब आता है वो आता है उस पेयर को बॉन्ड करवाने के लिए। ठीक है, वो पेयर बॉन्ड होते होते टाइम लेता है। सम टाइम वो 2-2 महीने ले जाता है, सम टाइम विद इन एन आवर हो जाता है। उसके बाद जो बड़ा चैलेंज है, उसको प्रॉपर तरीके से ब्रीडिंग के ऊपर फोकस करवाना। वो फोकस करवाने के लिए ना 2-4 चीज़ें हैं, मतलब लाइक जो हम लोगों ने सीखी थी कि आप नेस्टिंग डालते हैं, वो नेस्टिंग उन दोनों मेल फीमेल को ट्रिगर करती है, उनके हार्मोन जो होते हैं, ब्रीडिंग हार्मोन्स, उनको ट्रिगर करती है, वो उस बिहेवियर में आते हैं। फिर आप लोगों को इस चीज़ के लिए भी तैयार रहना है कि वो जो आपको वो ले करेंगे वो हो सकता है इनफर्टाइल कर दें, क्योंकि यंग मेल है ना, उसका ब्रीडिंग एक्सपीरियंस नहीं है। और समटाइम ये होता है कि यंग फीमेल है तो वो इंक्यूबेशन में प्रॉब्लम करे, जिससे डेड इन शेल वगैरह आता है। तो ये वो चैलेंजेस हैं जो शुरू में आएंगे, इनको थोड़ा सा ओवरकम करना पड़ेगा और बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो ज़ीम भाई, बर्ड्स को वायरस से किस तरह बचा सकते हैं हम? इंपोर्ट का और मार्केट से बर्ड लेना बंद कर दें बस। देखें, आपके घर पे बर्ड लगे हैं, आप क्या बर्दाश्त करेंगे कि कोई वायरस शुदा बर्ड उसमें पड़ा हो? आप पड़ा होगा तो उसको बाहर उड़ा देंगे, ठीक है। इसी तरह मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। मार्केट वालों ने जो बर्ड उनको मिलेगा उन्होंने ला के रख देना है, तो जिसकी किस्मत का चला गया चला गया। तो ये जो शुरू में मैंने कहा था ना कि आप किसी ब्रीडर से बर्ड लें, उस ब्रीडर से बर्ड लेने का मकसद ये है कि आपको पता है कि वो केयर कर रहा है, वो ब्रीड करवा रहा है, वो वायरस अपनी एवरी में रख के नहीं बैठा होगा, वायरस से इन्फेक्टेड बर्ड भी नहीं रखा होगा। हेल्दी बर्ड होंगे, वो ब्रीड करवाएगा और उसके बाद वो आपको देगा। ये सबसे बड़ा पॉइंट है किसी एक नए फैंसियर के लिए कि वो एक ब्रीडर से बर्ड परचेज करें। आपका माशाल्लाह से 10 साल का एक्सपीरियंस है अजीम भाई, 10 साल के एक्सपीरियंस में अभी तक आपको कोई लॉस हुआ हो, कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें कि किसी और का फ़ायदा हो जाए, नुकसान ना हो? देखें, बेसिकली इसको एज अ बिज़नेस लेके मैं इसको बिज़नेस लेके चल रहा हूँ। शुरू में हॉबी थी, लेकिन इट अल्टीमेटली कन्वर्ट्स इनटू बिज़नेस। वो जिसमें लॉस का कोई डर ना हो, वो तो वैसे ही आराम हो जाता है कि प्रॉफिट ही प्रॉफिट आ रहा है। तो लॉसेस हुए हैं,
बहुत बहुत महंगे बर्ड भी मरे हैं, लाइक ऐसे बर्ड भी मरे हैं जो एक एक बर्ड की 4.25 लाख रुपए प्राइस थी, बट इट्स पार्ट ऑफ गेम, चलता है। Definitely. हाँ, ये चलता है। तो अजीम भाई, एक नया पर्सन आ रहा है तो स्टार्टअप कहाँ से ले, कितनी इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप ले आके, मोटेशन कौन सी लेके आए स्टार्टिंग में? एक जो नया बंदा आ रहा है, क्या उसको कीपिंग आती है? सबसे पहले वो ये देखे क्या उसमें इतना हौसला है कि वो पहले साल जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसके ऊपर सब्र शुक्र करके बैठ जाए। अगर तो है तो वो बेशक 10 लाख रुपए से स्टार्ट कर ले, लेकिन अक्लमंदी से स्टार्ट करें। मैंने हर जगह पे बैठ के हर फोरम पे ये कहा है कि अक्लमंदी से चलें, यूट्यूब पे प्रेजेंटेशनें और ये सारा देख के मत चलें, अक्लमंदी से चलें। अगला आपको एक नया बंदा आ रहा है, अगला आपको डन फेलो 18-18 लाख रुपए का दे दे, आप कहाँ से ब्रीड करवाएंगे उसको? आप तो रोते रहेंगे। और अगर फ़ायदा हुआ वो भी जैकपॉट है, लेकिन नुकसान हुआ तो वो सारा का सारा ख़त्म। डेफिनेटली। तो वो अक्लमंदी से करें। बजट इसमें कंस्ट्रेंट नहीं है कि जी इतने बजट से हैं। बेशक आप 2 पेयर से शुरू कर लें, एक कमर्शियल क्रीमिनो एल्बाइनो के पेयर से शुरू कर लें, लेकिन ये चीज़ें सीख के आएँ पहले। तो अजीम भाई, मिसाल के तौर पर कुछ इन्वेस्टमेंट लेके आता तो इन्वेस्टमेंट को मैनेज किस तरह करें? कितने % बर्ड्स लेके आए, केज के लिए रखे हो, कितना कुछ बैकअप रखे, क्या एडवाइस देना चाहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये एडवाइस करूंगा कि जब आप अपनी हाउसिंग तैयार कर लेंगे ना, हाउसिंग से मुराद ये है कि आपने घर का, लाइक इट्स नॉट नेसेसरी कि आप पूरा एक कमरा तैयार करें, आपने घर का एक कोना डेडिकेट कर दिया कि चलो मैं इधर कर लूँगा। तो सबसे पहले तो केज वहाँ पर ख़रीदे ना, 22-25 हज़ार रुपये जितने का केज आता है, वो मार्केट में डिफरेंट रेट्स हैं, वो केज ला के रख लें। फिर जैसे जैसे पेयर मिलते जाएं, जैसे जैसे उसका बजट उसको इजाज़त देता जाए, उस तरीके से ला के पेयर रखता जाए। लेकिन बात फिर वही है, अक्ल से परचेजिंग करें। तो विटामिन्स कौन से इस्तेमाल कर रहे हैं अजीम भाई आप बर्ड्स के लिए? देखिए, मेरा अच्छा एक्सपीरियंस है विटामिन्स के ऊपर। मैं लोकल विटामिन इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं इंपोर्टेड नहीं कर रहा। साइमोस्ट्रेस यूज़ कर रहा हूँ, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, माशाल्लाह ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। उसके साथ ई सेल मेयालिक की है और CAD3 यूज़ कर रहा हूँ। प्रोबोटिक्स में मैं ये प्रोटेक्शन वो डाल रहा हूँ। और हाँ, इम्पोर्टेड में जो एक एनर्जी बूस्टर होता है, या वो जो एक स्पार्क इलेक्ट्रोलाइट्स के नाम से होता है, वो ज़रूर देता हूँ। वो हर सीज़न में देता हूँ, वो ब्रीडिंग सीज़न में भी जाता है और गर्मियों में भी जाता है, वो एक इम्पोर्टेड जाता है। बाकी ये विटामिन्स हैं, अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। तो अजीम भाई, ब्रीडिंग सीजन में डाइट में क्या चेंजिंग लेके आते हैं? ब्रीडिंग सीज़न में डाइट में चेंजेस ये आती हैं कि आपके जो एग फूड है, एग फूड की इंग्रेडिएंट्स चेंज हो जाती हैं। ठीक है, उसके अंदर अंडों की तादाद ज़्यादा हो जाती है, उसके अंदर जो ओमेगा 3 ओमेगा 6 ऑयल्स हैं वो ऐड हो जाते हैं, उसके अंदर आपका जो ये होता है एंटी ऑक्सीडेंट्स पाउडर होता है, वो इसके अंदर ऐड हो जाते हैं। नॉन ब्रीडिंग सीज़न में आप बहुत कम सॉफ्ट फूड देते हैं, बहुत माइनर क्वांटिटी में, क्योंकि आपने वो उनके पास कंज्यूम करने की जगह नहीं है ना, वो जो भी खाएंगे वो फिर उसके हिसाब से रहेंगे। तो ब्रीडिंग सीज़न में ये चीज़ों में थोड़ी सी चेंज आती है कि आप एग फूड के अंदर ना चेंजेस लाते हैं। जो सीड मिक्स है वो ब्रीडिंग सीज़न है, नॉन ब्रीडिंग सीज़न मेरा एक ही है जी। तो अजीम भाई, क्या समझते हैं कौन सी मेन चीज़ है जो कि हमें ब्रीडिंग सीजन में लाजमी ऐड करनी चाहिए? कौन सी मेन चीज़ है ब्रीडिंग सीज़न में? डाइट में कौन सी मेन चीज़, कौन सी ऐड लाजमी करनी चाहिए? देखें, इट्स अ कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स। ओमेगा 3 ओमेगा 6 जो बेसिकली ऑयल की फॉर्म में होता है, वो लाजमी ऐड होना है। गर्मियों में उसकी ज़रूरत नहीं होती उनको, इसलिए उसमें ज़रूरत नहीं है। जो प्रोटीन है उसकी क्वांटिटी को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर रहे हैं इन योर सॉफ्ट फूड। अब वो कैसे करेंगे? वो आप प्रोटीन सप्लीमेंट से भी कर सकते हैं, वो आप एग फूड, जो ड्राइड एग फूड मिलता है उसको ऐड करके भी कर सकते हैं, वो आप जो बॉइल्ड एग्स हैं उनकी क्वांटिटी को बढ़ा के भी कर सकते हैं। प्रोटीन थोड़ी ज़्यादा देनी है, बिकॉज आपने प्रोटीन ज़्यादा देने की वजह ये है कि आप उनको किसी भी पॉसिबल इंजरी या किसी भी पॉसिबल इन्फ्लेमेशन जो उनकी बॉडी में तोड़ फोड़ चलती है उससे उसको रिकवर करना है। अजीम भाई, बच्चों की किस तरह पहचान करेंगे जो हमारे चिक्स हैं बिल्कुल एक्यूरेट ग्रोथ कर रहे हैं? देखें,
चिक्स की ग्रोथ तो आप अगर डेली उसको देख रहे हैं तो आपको बड़े इजीली पता लग जाएगा। हेल्दी चिक आपको खुद पता लग जाता है, जो पेरेंट्स फीड जिस तरीके से करवा रहे होते हैं वो आपको देखने से पता लग जाएगा। जो अनहेल्दी चिक है, लाइक आप अगर उसको देखेंगे तो वो प्रॉपरली फीड नहीं हुआ होगा। और यूजुअली पेरेंट्स जो होते हैं ना, जो अनहेल्दी चिक होता है उसको ज़रा साइड पे कर देते हैं। ठीक है, हम लोग जितनी मर्जी कोशिश कर लें लेकिन वो उसको फिर भी साइड पे रखेंगे, क्योंकि वो उसको उस तरीके से कर ही नहीं सक रहे होंगे, या वो डिमांड नहीं कर रहा होगा, क्योंकि ज़बरदस्ती तो नहीं दे सकते ना जी। वो बच्चा भी रोता है, माँ भी फीड करवाती है, तो वो या डिमांड वो नहीं कर रहा होगा या फिर उसके साथ कोई मसला होगा, वो उसको साइड पे करते रहे, वो आपको भी देखने से पता लग जाएगा। तो ज़ीम भाई, के एंटीबायोटिक इस्तेमाल करनी चाहिए बर्ड्स को आपके मुताबिक? बिल्कुल नहीं करवानी चाहिए। क्यों करवानी है एंटीबायोटिक, क्यों करवानी है विदाउट एनी रीज़न? एंटीबायोटिक का कोई, देखें जो आजकल एंटीबायोटिक्स आ रही हैं ना, वो 3rd जनरेशन एंटीबायोटिक्स है। ठीक है, अंटिल बहुत ज़रूरत ना हो, मतलब उसके अलावा कोई हल ना निकले, तब एंटीबायोटिक पे जाए। मेरा ख्याल से जो फर्स्ट रेमेडी है ना, लाइक अगर आप किसी बर्ड को देखते हैं कि थोड़ा सा फूल के बैठ गया है, परों में सर दे के बैठ गया है, या पर्च पे नहीं बैठ रहा, फ्लोर पे बैठ रहा है, तो फर्स्ट रेमेडी या फर्स्ट लाइन ऑफ एक्शन जो है ना, वो होना चाहिए कि आप उसको पैनाडोल, सिंपल पैनाडोल दें, ताकि जो बुखार की वजह से भी यही कैफियत होती हैं तो वो रूल आउट हो जाए। फिर देखें, एंटीबायोटिक बिल्कुल लास्ट रिजॉर्ट है। तो ज़ीम भाई, हमें किस मौसम में बॉक्स इंस्टॉल करने चाहिए? मतलब किस टेम्परेचर कितना हो गया तो हमें अब फील होता है कि यार अब बॉक्स इंस्टॉल कर दें हम? रातें ठंडी हो जाएं, बॉक्स इंस्टॉल कर दें। हमारा मैं जो अपना बॉक्सेस लगाने का है वो इज़ फ्रॉम 15th अक्टूबर टू 13th अक्टूबर। इसके दरमियान जब आपके पास टाइम निकले तो आप बॉक्सेस लगाना शुरू करना है। तो ज़ीम भाई, एक बंदा अपने शेड बना रहा है तो डिज़ाइन किस तरह मैनेज करे, कहाँ पे मतलब वेंटिलेशन कितनी रखे, डायरेक्शन वगैरह क्या रखे? प्रॉपर वेंटिलेशन, और जितना वेंटिलेशन बेहतर होगी उतने बर्ड अच्छा ब्रीड करता है। चिक्स हेल्दी पलते हैं, क्यों? जितना एक आपका वेंटिलेटेड रूम होगा उसमें ऑक्सीजन की जो गुजर होगा ना, वो प्रॉपर रहेगा। जो ब्रीडिंग बॉक्स है ना, हम लोग यूजुअली देखते हैं टेम्परेचर बर्ड रूम का, ब्रीडिंग बॉक्स के अंदर टेम्परेचर और होता है, बाहर की ह्यूमिडिटी और होती है, अंदर की ह्यूमिडिटी और होती है। तो यही चीज़ ऑक्सीजन में भी आती है। आपकी वेंटिलेशन जितनी कम होगी ना, बॉक्स के अंदर और कम हो जाएगी। जो चिक्स एक्सपायर होते हैं, स्पेशली पेल फेलो के केस में, तो उसकी एक मेजर कॉज ये भी होती है। आप एक बंद कमरे के अंदर ये काम करेंगे ना, आप नहीं कामयाब ब्रीडिंग ले सकते। मैं मतलब ये अगर वन लाइनर मैं दूं तो प्रॉपर वेंटिलेटेड होना चाहिए। अगर दोनों साइडों पे खिड़की हैं बहुत बेहतर है, लेकिन अगर एक साइड पे खिड़की और दूसरी साइड पे एग्जॉस्ट है, गुड इनफ। ज़ीम भाई, अभी आपने बताया कि चिक्स वगैरह एक्सपायर हो रहे हैं, तो आजकल मोस्टली इशू भी यही आ रहा है कि 15 से 20 दिन का होगा चिक्स मर जाता है। उसकी रीज़न क्या समझते हैं आप? देखें, उसमें ना मेजॉरिटी लोगों ने ना यंग पेयर्स लगाए हैं। ठीक है, और ये जो टाइम चल रहा है, ये चल रहा है फर्स्ट क्लच का। तो मैंने आपको बताया था, ये यंग पेयर्स के साथ ना एक नॉर्मल बिहेवियर असल में होता ही है कि हमारे पास अगर 100 पेयर लगा ना, 20 ने ये काम किया ना, तो हम लोग सारे के ऊपर ही डाल देते हैं कि वो यार हमारे पास तो मसले आ रहे हैं, ये तो चिक्स ही नहीं बच रहे। वो जो बच रहे हैं उनको भी तो देखें ना। तो 15-20 अगर ये काम कर रहे हैं, कम रेशो में कर रहे होते हैं लेकिन यंग होते हैं। जो आपने पहले क्वेश्चन पूछा था कि यंग पेयर्स के साथ ये इशू आता है, ये होता है। समटाइम्स ये एक्सपीरियंस्ड पेयर भी ये काम कर देते हैं। उसकी रीज़न एक्सर्शन होती है कि आपने लास्ट ब्रीडिंग सीजन में उनके साथ वो किया होता है जो उन्होंने नहीं कर रहा होता। वो फिर जाके ना थोड़े से वो एक्सर्ट हुए, तो वो निकलते निकलते टाइम लेता थोड़ा। तो ज़ीम भाई, आपके मुताबिक क्या जो जेनेटिक बिहेवियर है वो आगे ऑफस्प्रिंग में कन्वर्ट होता है? मतलब कि मेल अनफर्टाइल आ रहा है तो आगे उसका जो ऑफस्प्रिंग है वो भी अनफर्टाइल आएगा? नहीं, नो। देखें, अगर तो मेल इनफर्टाइल आ रहा है, ऑफस्प्रिंग तो आ ही नहीं ना सकता उसका। इसके अलावा भी अगर कोई इशू आता है, अगर फीमेल है वो अच्छी हैचिंग कर रही है, उसको ऑफस्प्रिंग भी ऐसे करेगी? 100%। देखें, जैसे पेरेंट्स वैसे चिक्स। अगर फीमेल अच्छी इंक्यूबेशन कर रही है, अच्छी हैचिंग करवा रही है, तो उसकी जो बेटियां होंगी 85%
वो भी यही ट्रेट्स लेके पैदा होंगी। अगर एक मेल मल्टीपल फीमेल्स के साथ जाता है और वो शाये नहीं है बिल्कुल भी, तो उसके जो मेल चिक्स होंगे सेम ट्रेट्स लेके आगे चलेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप बर्ड परचेज करें ना, तो आप पेरेंट्स की हिस्ट्री, हम लोग ना ब्रीडर का नाम सुन के जाते हैं और करते हैं, ये नहीं पूछते कि पेरेंट्स की हिस्ट्री क्या रही है। पेरेंट्स की हिस्ट्री से मुराद है कि इसके जो पेरेंट्स हैं उसने कितने सिबलिंग्स हैं, इसके कितने सिबलिंग्स हैं, लाइक इसके नेस्ट मेट्स कितने थे, कि 6 बच्चे थे, अच्छा 6 बच्चे थे, तो कैसा पाला या फॉस्टर करवाई है किस तरह, वो ये चीज़ देख लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसा पेरेंट होते हैं बच्चे 85% वो ट्रेड्स को कैरी कर रहे होते हैं। कौन से क्वेश्चन पूछे हम अगले बंदे से आगे, अगर ब्रीडर के पास जा रहे हैं? एक तो ये है कि हिस्ट्री पूछनी है, ऑफ स्प्रिंग वगैरह, और क्या क्या क्वेश्चन पूछे हम उससे आगे? देखें, बर्ड लेने, मैं आपको वो चीज़ बताता हूँ जो मैं देखता हूँ, ठीक है। आप अगर किसी के पास बर्ड लेने जाते हैं, सबसे पहले तो आप देखते हैं बर्ड को। सबसे पहला, बर्ड खूबसूरत, पूरे पूरे पॉइंट्स में हो और पूरे तरीके से अपनी जान में बैठा हो। तब आप पेरेंट्स पूछ लें, पेरेंट्स क्या हैं और उन पेरेंट्स में वो जेनेटिकली क्या क्या चीज़ कैरी कर रहे हैं, वो पता हो। जितना पीछे जाते जाएंगे इतना हो सकता है 2 साल की 3 साल की आपको हिस्ट्री पता लग जाए, लेकिन रिसेसिव जीन्स का ना पता नहीं लगता, वो 8-8 जनरेशंस बाद भी निकल आती हैं। तो इसलिए आप इतनी गारंटी कोई भी नहीं दे सकेगा, कोई भी नहीं, मतलब 8-8 साल पहले की गारंटी नहीं दे सकता। तो यूजुअली यही है कि आप उसका पेरेंट्स की हिस्ट्री देख लें और बर्ड खूबसूरत, अच्छा, अच्छे स्टैंस वाला वो देख लें, तो मेरे ख्याल से दैट वुड बी इनफ। तो अगर हम स्प्लिट किसी से लेने जा रहे हैं बर्ड वगैरह, तो सिर्फ ट्रस्ट बेस पे ही है कि उसके अलावा भी कोई साइन वगैरह है कि हम चेक कर सकते हैं? नहीं, असल में ये यहाँ पर ना थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है। बहुत से लोगों ने की है, अनफॉर्चुनेटली हर जगह पे, हर बिजनेस में ऐसे लोग मौजूद होते हैं। तो लास्ट ईयर भी बहुत लोगों ने सुना कि कुछ स्प्लिट्स नहीं थे। देखिए, स्प्लिट्स की विजुअल ना आइडेंटिफिकेशन नहीं है। आप ऑफलाइन के स्प्लिट को तो थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन वो ऑफलाइन का स्प्लिट इनो के साथ भी बड़ा मैच कर जाता है, तो इसलिए वो भी रूल आउट हो जाता है। स्प्लिट डेल्यूट एंड स्प्लिट पेल फेलो को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो आई वुड सजेस्ट कि इन दो या कुछ ऐसी चीज़ के लिए जो ज़रा थोड़े से महंगे बर्ड है, तो गो फॉर अ रिलायबल ब्रीडर, गो फॉर अ रिप्यूटेड ब्रीडर। आई एम नॉट सेइंग कि सारे बड़े जो बैठे हैं सारों उनके पास जाओ। जो नए शुरू हुए ना, जिन्होंने 2-2, 3-3 साल गुजार लिए, वो भी बहुत अच्छे ब्रीडर हैं, उनकी एक रेपुटेशन बनी हुई है मार्केट के अंदर, तो आप उनसे भी परचेज कर सकते हैं। चलिए अज़ीम भाई, इन पे क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप? एंड पे एडवाइस दूंगा जी, मुझे पता है थोड़े से नेगेटिव कमेंट आएंगे इसमें भी। एंड पे एडवाइस ये है कि आप हॉबी समझ के चलें या बिजनेस समझ के चलें। एथिक्स हॉबी के भी हैं, एथिक्स बिजनेस के भी हैं। उन एथिक्स के साथ चलें, थोड़ा सा हौसला पैदा करें, थोड़ी सी बर्दाश्त पैदा करें, और इसको कारोबार के तौर पे शुरू करना है ना, समझ के, सीख के, अक्लमंदी से चलें। देखा देखी मत करें, भेड़ चाल नहीं है इसके अंदर। मैं कहता हूँ, मैं डन फेलो लगा रहा हूँ, तो एक नया आने वाला बंदा डन फेलो कैसे पहले हाथ लगा लेगा? वो लालच में लगाएगा कि जी मैं फटाफट डबल करूँ, निकलने वाली बात करूँ। उस सारे एक्सपीरियंस के, उस इन्वेस्टमेंट के पीछे इतना एक्सपीरियंस भी होता है। थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले लें, चलें। हॉबी भी अच्छी है, कारोबार भी अच्छा। तो कारोबार की जब मैं बात करूँगा नेगेटिव कमेंट्स आ जाते हैं, तो इसलिए मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। तो ये है कि अक्लमंदी से चलें। गाइडेंस ज़रूरी है, विदाउट गाइडेंस आप नहीं चल सकते। गाइडेंस ज़रूरी है। जब कोई गाइड करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको अपना कोई चूरन बेचना चाह रहा है या वो आपको अपना कोई चीज़ें बेचना चाह रहा है। गाइड वो प्रॉपरली कर रहा होता है। ये आपके ऊपर है कि आपने बाइंग कहाँ से करनी है, लेकिन गाइडेंस के साथ चलें। चलें अज़ीम भाई, बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की। बहुत शुक्रिया आपका जी, आप आए। जज़ाकल्लाह। थैंक यू सो मच एवरीवन। उम्मीद है कि आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ओवरऑल वीडियोस पसंद आती है और आप चाहते हैं कि हम वीडियो चलाते रहे और सेटअप विजिट करते रहे, तो आप हमारे चैनल मोहम्मद इरफान एग्रीकल्चर और जरूर सब्सक्राइब कीजिए
और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए, जिससे हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त पहुंची रहेगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।